पॉलिटिक्स को। जी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है जिसको वो आज हम गलती कह रहे हैं या समय ने उसको गलत साबित किया है। बीजेपी तो उसको बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मान करके चलती रही थी कि विपक्ष के नेताओं को जेल की हवा खिलाओ, उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेजो और इसके हिसाब से मजबूर करो ताकि राजनीतिक हित साधे जा सकें। तो ये सिलसिला जनता ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। इसके अलावा वो हेट पॉलिटिक्स भी साथ साथ लेकर चलती है। कर्नाटक के बाद भी उनका हेट पॉलिटिक्स आप देखेंगे थमा नहीं है। मध्य प्रदेश में वो घटना याद है सबको कि किस अभी भी चल रहा है वो मामला कि एक स्कूल में किस तरीके से सारे लोग पढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि इस स्कूल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जब शिक्षा अधिकारी उसका मुआयना करके रिपोर्ट दे देते हैं कि ये सब बातें झूठी हैं, तो शिक्षा अधिकारी के मुंह में कालिख भी पोती जाती है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री उस हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं, खुद भी बोलते हैं कि स्कूल में हम धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हुआ ही नहीं, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई तो बर्दाश्त क्या नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी उसी पैटर्न पर चल रही है। मैंने तो बस एक उदाहरण दिया है, ये हर जगह इस तरह की घटना है। मणिपुर अपने आप में जो है एक बड़ा उदाहरण है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने हेट वाले जो एजेंडे पर मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक रखा है। और आज तो देश में सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए कि अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए कि मणिपुर जैसे जो आपके हाथ से निकल नहीं रहा, मतलब कि देश के हाथ से ना निकल जाए, ये स्थिति पैदा हो गई है। पूरा का पूरा समुदाय, चाहे मैतेई समुदाय हो चाहे नगा कुकी समुदाय हो, वो आप पर भरोसा ही नहीं कर रहा है डबल इंजन की सरकार पर। आप समिति बनाते हैं उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। बीती रात भी 13 लोगों की हत्या हो गई। ये एक के बाद दूसरी घटनाएं और बड़ी होकर आ रही हैं, सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। तो उन चीजों से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए कि विपक्ष उनसे इस्तीफा ना मांगे, इसके ये नई नई तिकड़म जो है वो कर रहे हैं। पहले भी करते थे, कभी टीवी पे एजेंडा सेट किया जाता था, कभी कुछ और किया जाता था। आज भी वही पॉलिसी पर वो चल रहे हैं, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। लेकिन इस ये करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति होगी, ये बड़ा सवाल है। अगर हो रही होती तो चलता कि चलिए वो भी ठीक है, गलत भी सही है सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन लेकिन सच ये है कि ये करने से विपक्ष की एकता मजबूत हो रही है। विपक्षी दलों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस निरंकुशता, उसकी सरकार की इस निरंकुशता के विरोध में अब एक होकर के लड़ना ही वक्त की मांग रह गई है। और इस वजह से विपक्ष की एकता मजबूत हो रही है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो। ये विपक्ष का स्वर पहले से अधिक मजबूत हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। और वो जो अपने अंदर उनमें झांकने की जरूरत आई है कि एनडीए को फिर से पुनर्गठित करें, ये जरूरत तो महसूस हुई है, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव इस तरीके का बना लिया है कि अब एनडीए के साथी भी उनके साथ दोबारा जोड़ने में 10 बार सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी के साथ क्यों जोड़ा जाए जो जैसे ही अपने सत्ता के लिए थोड़ा सक्षम होता है, सबल होता है, अपने साथियों को दरकिनार कर देता है। तो एनडीए के साथी भी उनसे पूरा दोबारा नहीं जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से पुराने हथकंडों का सहारा ले रही है, डराने धमकाने, हेट स्पीच और ऐसे हथकंडे। लेकिन इससे उसका उनके लिए दुष्परिणाम और देश के लिए अच्छा परिणाम यह हो रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। जी राजीव, विपक्ष एकजुट हो रहा है और जी राजीव जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसी नैरेटिव के साथ चला गया है कि आने वाले 2 दशक 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, जनता वही करती है जो मोदी जी कहते हैं, यही नैरेटिव चला है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शकील अख्तर साहब जब बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तो मैं सोच रहा था कि मनमोहन सिंह जी को तो मौन मोहन कहा गया,
तो नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहिए, मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, मैंने मौनेंद्र, मुझे लगा मौनेंद्र सही नाम होगा। मौनेंद्र, जैसे मौन मोहन थे तो ये मौनेंद्र। तो मौन मोहन तो जिनको कहा गया, जिन्होंने समय पर बड़े बड़े निर्णय लिए, अपनी सरकार तक को दांव पर रख करके परमाणु करार किया, तो वो मौन मोहन की ताकत थी। लेकिन मौनेंद्र जो हैं, वो चाइना का नाम अपने मुंह से ले नहीं सकते, भले चाइना कुछ भी कर ले। मौनेंद्र चुप रहते हैं, मणिपुर का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता, 1.5 महीने से हिंसा चल रही है। मौनेंद्र हर जरूरत के मौके पर, एक बेरोजगारी पर एक बार जो पकौड़े तलने वाली बात कही, लेकिन उसके बाद से कभी आज तक मुंह नहीं खोला उन्होंने बेरोजगारी पर। तो मौनेंद्र हर जरूरी मुद्दों पर मौन रहते हैं। तो ये वास्तव में मौनेंद्र हैं। और ये सोचना, मौनेंद्र सोचा करते हैं कि हम अगर जिस विषय पर जुबान खोल देंगे, जनता हमारे पीछे हो जाएगी। तो ये बात लगातार कई चुनाव में गलत साबित हुई है। और हम जानते हैं कि पिछले 5 साल में जो 30-32 चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 6 चुनाव से ज्यादा नहीं जीती है। तो हाल में कर्नाटक है, इससे पहले आप देख सकते हैं एमसीडी जैसे चुनाव भी उनके नाम पर हारा गया। आप गुजरात को छोड़ करके बाकी हालिया चुनाव जो है उल्टे पड़े हैं। तो वो मिथक टूटा है, और यही तो सबसे बड़ा फर्क आया है। अब अभी तूफान की चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है तूफान पर भी थोड़ा सा बोलना, स्पष्ट करना जरूरी है कि देखिए, तूफान जो है, प्राकृतिक आपदा जो भी होता है, वो हमें जोड़ता है, इंसानों को मुश्किल का सामना करने के लिए जोड़ता है। हम चाहे पुनर्वास का काम करें, चाहे बचाव का काम करें, मुश्किल में हम जुटते हैं। दुनिया के लोग हमारी मदद करते हैं और हम दुनिया को मदद करते हैं जब आपदा आती है। ये प्राकृतिक आपदा का नेचर होता है, विनाशकारी होते हुए भी इंसानों को तो जोड़ता है कम से कम। लेकिन एक आपदा ये है, और एक आपदा मणिपुर में है, जहां पर कि वहां भी पलायन है। आप देखिए, पलायन तो यहां भी हो रहा है, प्राकृतिक आपदा में भी, कि लोग बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा रहे हैं, यहां भी पलायन है। लेकिन यह पलायन इंसानियत को मजबूत करने के लिए है। एक पलायन मणिपुर में भी है, लेकिन वो इंसानियत को तार तार कर रही है कि जीवन कैसे बचाया जाए। और एक पलायन उत्तराखंड में भी है, जहां पर कि एक पोस्टर जो है किसी सरकार से के आदेश से भारी पड़ गया है। कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, न डबल इंजन की सरकारें फेल हैं, उन सरकारों पर सबसे बड़ा शासनादेश है वो पोस्टर कि हमारा इलाका खाली कर दो। तो ये पलायन यहां भी है, ये खौफ के कारण पलायन हो रहा है। एक पलायन देख रहे हैं सामुदायिक हिंसा के कारण, नफरत के कारण हो रहा है, और एक पलायन है जो हम इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा से लड़ते हुए। तो इसलिए ये बोलना जरूरी था कि परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उसी तरीके से आज जो 23 जून को जो विपक्ष की बैठक हो रही है, वो बैठक वैसे वो उन सारे विपक्षी दलों को मजबूत करने का, इकट्ठा करने का एक अपॉर्चुनिटी है। वो ठीक उसी तरीके से जैसे बिपरजॉय का सामना करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पूरा हेट फैला रखा है, नफरत फैला रखा है, तो इससे बचने के लिए कैसे इकट्ठा हुआ जाए, ये है 23 जून। तो राजनीतिक परिस्थितियों को हम वातावरण, इकोसिस्टम से जोड़कर देखते हैं, तो हमें आंसर मिलता है कि हमें कैसे मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, हम कैसे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इसका जवाब हमारा इकोसिस्टम देता है, हमको जवाब ढूंढने की जरूरत है। बीमारी अगर इस फिजा में है तो इलाज भी इसी फिजा में है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। मणिपुर आज देश का सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि विपक्षी दल उस हिसाब से मणिपुर को नहीं ले रहे हैं गंभीरता से, जिस हिसाब से उनको लेना चाहिए। मणिपुर आज सबसे ऊपर होना चाहिए एजेंडा में, 23 जून की बैठक से भी ऊपर होना चाहिए था इस एजेंडा में।
लेकिन आज मणिपुर विपक्ष के एजेंडे से भी गायब है, क्योंकि वो पूर्वोत्तर का प्रदेश है। वहां हो सकता है उनको ज्यादा सांसद वहां न मिले, गणित कम मिले। मैं इस अवसर पर जब अपनी बात रख रहा हूं तो एक तटस्थता, निष्पक्षता, एक अंदर की आवाज जो होती है वो बोलना जरूरी होता है। और वो हम ये चाहते हैं, जितनी लापरवाही केंद्र सरकार ने दिखलाई है, अमित शाह को तो रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने तो इस्तीफा भी मांगने की जरूरत नहीं समझी है। अमित शाह को रहने का क्या हक है गृह मंत्री के रूप में, जब 1 महीने बाद आप दौरा करते हैं, उसके बाद भी आप शांति समिति बनाते हैं और शांति समिति में कोई पक्ष शामिल नहीं होता है, हिंसा रुकती नहीं है, लगातार बढ़ती जाती है। आप हैं किस लिए? आप हैं किस लिए? न स्टेट काम कर रहा है, न सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, और खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। किसी से न वहां की वीरेंद्र सरकार को रहने का हक है, न केंद्र में गृह मंत्री को रहने का हक है। लेकिन विपक्ष केवल सरकार बदलने का ध्येय लेकर न चले, फिजा को सही करने का ध्येय सबसे पहले रखिए। फिजा सही होगी तो सरकार बदलेगी, और फिजा सही करने में आपको मणिपुर सबसे ऊपर लाना पड़ेगा। जी राजीव जी, मणिपुर को बिल्कुल, और मणिपुर भले दिल्ली में बैठकर या अलग अलग राज्यों और शहरों में बैठकर के आप उस हिसाब से और वहाँ की तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन जो लोग मणिपुर में प्रभावित हैं उनकी तस्वीर